हर सुबह जब आंख खुलती है ना तो फोन उठाने में एक अजीब सी हिचक होती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि पता होता है कि व्हाट्सएप पर कम से कम 20, 25, 30 मैसेज तो इंतजार कर ही रहे होंगे, और उनमें से ज्यादातर वही गुड मॉर्निंग वाले फूल, कुछ अनचाहे चुटकुले। हाँ, और कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने का ना तो समय है न ही इच्छा, और रात होते होते तो ये गिनती 50-60 और बढ़ जाती है। और ये एक तरह का डिजिटल बोझ बन गया है ना? बिल्कुल बोझ ही है। ऐसा महसूस होता है जैसे हमें इन सभी संदेशों का जवाब देना है, उन पर रिएक्ट करना है, भले ही वे हमारे लिए कोई मायने ना रखते हों। ये एक अंतहीन शोर है जिसमें जरूरी बातें अक्सर खो जाती हैं। बिल्कुल, और आज हम इसी शोर की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ हमारे फोन की मेमोरी या हमारे समय की बात नहीं है। नहीं, आज हम देखेंगे कि हमारी ये छोटी छोटी डिजिटल आदतें, खासकर ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड का कल्चर है, उसका समाज और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण पर कितना बड़ा और छिपा हुआ असर पड़ रहा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ ऐसी बातें सामने रखते हैं जिन्होंने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, इसमें कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। तो मूल सवाल ये है, क्या हमारे इन डिजिटल संदेशों का कोई असल वजन होता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जरूर। और इसकी शुरुआत उस एहसास से करते हैं जिसे हम सब रोज महसूस करते हैं, एक तरह की सामाजिक चिढ़ या झुंझलाहट। हाँ, ये चिढ़ तो बहुत असली है। इस सामाजिक चिढ़ की बात करें तो सोर्सेज में एक बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया गया है, और वो है शोक संदेशों का। मुझे वो हिस्सा पढ़कर थोड़ा असहज महसूस हुआ। क्या आप उस पर और रोशनी डाल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इरादा शायद नेक होता है, लेकिन तरीका गलत हो जाता है। कैसे? जब किसी परिवार में कोई दुखद घटना होती है तो उन्हें उस वक्त एकांत और व्यक्तिगत सांत्वना की जरूरत होती है। सही बात है। लेकिन होता क्या है, दर्जनों ग्रुप्स में सैकड़ों RIP या हाथ जोड़ने वाले इमोजी की बाढ़ आ जाती है। हाँ, ये तो होता है। उस परिवार का फोन लगातार बजता रहता है, जो उस मुश्किल घड़ी में सांत्वना देने के बजाय एक और परेशानी का सबब बन जाता है। अच्छा, मतलब हम मदद करने की जगह और परेशान कर रहे हैं। हाँ, सहानुभूति जब सामूहिक प्रदर्शन बन जाती है तो वो अपने आत्मा खो देती है। ये बहुत गहरी बात है, और यही पैटर्न मुझे त्योहारों पे भी दिखता है। हैप्पी रिपब्लिक डे से लेकर हैप्पी वर्ल्ड योगा डे। हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ हैप्पी है। हाँ, मैंने तो हैप्पी ऑरेंज पील डे का मैसेज भी देखा है। एक स्रोत में बहुत ही मजेदार टिप्पणी थी। क्या? अगर फॉरवर्ड से खुशी भेजी जा सकती तो भारत दुनिया का सबसे खुश देश होता। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर इस व्यवहार का मनोविज्ञान सामने आता है। स्रोत इसे ईमानदारी का संकट कहते हैं। ईमानदारी का संकट। हाँ, एक बहुत ही दमदार लाइन है जो इस पूरी बात का सार है। फॉरवर्ड्स कम्युनिकेशन का जंक फूड हैं जल्दी, सस्ते, नशीले और बेईमान। जंक फूड। जैसे जंक फूड खाने में आसान लगता है पर शरीर को कोई पोषण नहीं देता, वैसे ही ये फॉरवर्ड भेजना आसान है पर रिश्तों को कोई गहराई या ईमानदारी नहीं देते। ये जंक फूड वाली बात तो बहुत तीखी है, पर क्या इसका मतलब ये है कि इन संदेशों में कोई अच्छी भावना होती ही नहीं, या सिर्फ तरीका गलत है? नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है। बेशक मंशा हमेशा बुरी नहीं होती। हाँ। समस्या मंशा की नहीं, माध्यम और पैमाने की है। जब एक ही संदेश 100 लोगों को बिना किसी व्यक्तिगत जुड़ाव के भेजा जाता है तो वो भावना से ज्यादा एक रस्म बन जाता है। एक रस्म। हाँ, ये सही शब्द है। और यहीं से एक और बात निकलती है जिसे स्रोत में दिखावे की सहानुभूति या सोशल परफॉर्मेंस कहा गया है। सोशल परफॉर्मेंस मतलब लोग मैसेज इसलिए नहीं भेजते कि वे असल में दूसरे के दुख या खुशी में शामिल हैं, बल्कि इसलिए भेजते हैं ताकि ग्रुप में ये दिखे कि वे एक्टिव हैं, कि उन्होंने अपनी हाजिरी लगा दी है। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल सच है। मुझे याद है एक बार मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं पूरे दिन एक फैमिली ग्रुप में कुछ नहीं भेज पाई। अच्छा। शाम को एक रिश्तेदार का फोन आया कि सब ठीक तो है, जैसे मेरा चुप रहना कोई राष्ट्रीय आपदा हो। मतलब मेरी ऑनलाइन मौजूदगी मेरी खैरियत का पैमाना बन गई थी। यही है सोशल परफॉर्मेंस। आपका चुप रहना उन्हें आपकी सेहत से ज्यादा ग्रुप के प्रति आपकी उदासीनता लगी होगी। और इस परफॉर्मेंस के पीछे एक और खतरनाक चीज है, बौद्धिक आलस। बौद्धिक आलस। हम जानकारी को पचाने और समझने के बजाय उसे आगे बढ़ाने की जल्दी में रहते हैं। कोई खबर आई, शीर्षक पढ़ा और तुरंत 10 ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, बिना सोचे समझे। न ये जानने की कोशिश की कि ये सच है या झूठ, न ये सोचा कि सामने वाले को इसकी जरूरत है भी या नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बस सोचने में आलसी होते जा रहे हैं? एक तरह से हाँ। स्रोत इस पर एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या? जब आप किसी को कोई जानकारी फॉरवर्ड करते हैं तो आप अनजाने में 2 बातें मान रहे होते हैं। पहली कि आपका दोस्त या रिश्तेदार अनजान है और उसे इस ज्ञान की सख्त जरूरत है, जो
थोड़ा अपमानजनक हो सकता है। सही बात है। और दूसरी कि आप सिर्फ एक फॉरवर्ड पाकर जानकार हो गए हैं, जो कि बौद्धिक रूप से खतरनाक है। अच्छा। आप जानकारी को प्रोसेस करने वाला इंसान नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने वाली एक पाइपलाइन बन जाते हैं। पाइपलाइन, ये शब्द बहुत सटीक है। तो ये तो हो गई सामाजिक और मानसिक थकान की बात, जो हम सब महसूस करते हैं। हाँ। लेकिन सोर्सेज में एक ऐसा पहलू भी था जिसे पढ़कर मैं सच में चौंक गई। क्या इन मैसेजेस का कोई भौतिक मतलब फिजिकल असर भी होता है इस दुनिया पर? और यहीं पर ये बातचीत एक व्यक्तिगत झुंझलाहट से बढ़कर एक वैश्विक चिंता का रूप ले लेती है। अच्छा। हाँ, इन संदेशों का एक भौतिक वजन है, और वो वजन कार्बन के रूप में मापा जाता है। कार्बन? मेरे एक गुड मॉर्निंग मैसेज का कार्बन फुटप्रिंट है? ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है, क्योंकि हम हमेशा गाड़ियों के धुएं या फैक्ट्री की चिमनियों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। डिजिटल प्रदूषण अदृश्य है, हम उसे देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, इसीलिए उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि इंटरनेट को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। दुनिया भर में फैले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, जिनमें सर्वर्स 24 घंटे चलते हैं। और उन्हें ठंडा रखना पड़ता होगा। बिल्कुल, उन्हें ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम्स चलते हैं, और ये सब बिजली की खपत करते हैं, जो अक्सर जीवाश्म ईंधन से बनती है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, पर इसका पैमाना कितना बड़ा है? पैमाना चौंकाने वाला है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इंटरनेट और उससे जुड़े सिस्टम्स पूरी दुनिया के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 3.5% का योगदान देते हैं। 3.7%। एक मिनट, ये कितना होता है? किसी चीज से तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल, ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री, मतलब हवाई जहाज? हाँ, दुनिया भर की हवाई जहाजों की उड़ानों से होने वाले उत्सर्जन से थोड़ा ज्यादा है। क्या मतलब इंटरनेट का प्रदूषण हवाई जहाजों से ज्यादा है? ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है ना? ऐसा क्यों है कि हम हवाई यात्रा को लेकर इतना जागरूक हैं, लेकिन इंटरनेट के इस छिपे हुए असर पर कभी बात ही नहीं होती? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला मामला है। हाँ। हम हवाई जहाज को उड़ते हुए और उसका धुआं देखते हैं, हाँ। लेकिन हम उस डेटा सेंटर को नहीं देखते हैं जो हमारे वीडियो को स्ट्रीम कर रहा है। हाँ। अब इसी पैमाने को व्हाट्सएप पर लागू करते हैं। ठीक है। दुनिया भर में रोजाना लगभग 150 अरब व्हाट्सएप संदेश भेजे जाते हैं। 150 अरब रोज? हाँ, और हर एक टेक्स्ट संदेश, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, 0.3 से 0.7 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ओके। और अगर उस संदेश में कोई फोटो या वीडियो अटैच्ड है, तो ये उत्सर्जन 17 ग्राम CO2 तक पहुंच सकता है। एक तस्वीर के लिए 17 ग्राम? ये सुनने में तो बहुत कम लगता है। क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? अकेले में नहीं, लेकिन जब आप इसे भारत के पैमाने पर देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। अच्छा। भारत में लगभग 80 करोड़ व्हाट्सएप उपयोग करता है। 80 करोड़? अगर हम एक बहुत ही मामूली औसत लें कि हर उपयोगकर्ता रोज सिर्फ 20 संदेश भेजता है, जिसमें गुड मॉर्निंग, जोक्स, वीडियो सब शामिल हैं, तो ये हुआ रोज के 16 अरब संदेश। 16 अरब संदेश सिर्फ भारत से हर रोज? इसका कार्बन फुटप्रिंट कितना हुआ? इसका हिसाब लगाएं तो ये रोजाना लगभग 8000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर है। 8000 टन रोज? सिर्फ भारत में, सिर्फ व्हाट्सएप से? इसका मतलब सालाना कितना हुआ? सालाना ये आंकड़ा लगभग 29 लाख टन CO2 तक पहुंच जाता है। और ये सिर्फ एक अनुमान है, असल आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये तो बहुत ज्यादा है। इसे इस तरह समझिए कि इस कार्बन को सोखने के लिए आपको लाखों पेड़ लगाने पड़ेंगे या हजारों गाड़ियों को सड़क से हटाना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ व्हाट्सएप की बात हुई। मैं तो नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखती हूँ, यूट्यूब पर वीडियो। उनका असर तो और भी ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? कहीं ज्यादा। स्ट्रीमिंग और अब AI, ये सबसे बड़े ऊर्जा भक्षक हैं। हर बार जब हम कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो डेटा सेंटर्स में सर्वर बहुत मेहनत करते हैं। स्रोत में ChatGPT का एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक उसके 1 महीने के ऑपरेशन से होने वाला कार्बन उत्सर्जन न्यूयॉर्क से लंदन के बीच 260 उड़ानों के बराबर है। 260 उड़ानें एक AI मॉडल के लिए? ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तो हमारी चर्चा का मुख्य तर्क बहुत साफ है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, डिजिटल प्रदूषण वास्तविक है। हर फॉरवर्ड, हर वीडियो, हर अनावश्यक अटैचमेंट इसमें योगदान देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम प्लास्टिक की एक छोटी सी थैली फेंकते हैं और सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ। लेकिन जब करोड़ों लोग ऐसा करते हैं तो समुद्र में प्लास्टिक के पहाड़ बन जाते हैं। डिजिटल दुनिया में भी अदृश्य रूप से यही हो रहा है। स्रोत में एक और बहुत अच्छी तुलना की गई है। हम अपने घरों को साफ करने के लिए कितने जुनूनी होते हैं, हर चीज अपनी जगह पर हो, कोई धूल मिट्टी ना हो। सही बात है। लेकिन हम अपने डिजिटल जीवन को साफ करना भूल जाते हैं।
हमारे इनबॉक्स, हमारी फोन गैलरी, हमारे क्लाउड स्टोरेज सब डिजिटल कबाड़ से भरे पड़े हैं। बिल्कुल। मैं अभी अपनी फोन गैलरी देख रही हूँ और मुझे लगता है 90% तो सिर्फ स्क्रीनशॉट्स हैं जिन्हें मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। और वो हर एक स्क्रीनशॉट, हर एक पुरानी फोटो जो क्लाउड पर स्टोर है, वो लगातार ऊर्जा की खपत कर रही है ताकि वो आपके लिए उपलब्ध रहे। तो अब सवाल ये है कि हम करें क्या? क्या हमें व्हाट्सएप इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। जी। क्या समाधान है इसका? टेक्नोलॉजी छोड़ना शायद प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, वो तो मुश्किल है। लेकिन हम इसे समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर डिजिटल हाइजीन या डिजिटल स्वच्छता का कॉन्सेप्ट आता है। डिजिटल हाइजीन सुनने में अच्छा लग रहा है, तो क्या है इसके समाधान? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करना बंद करें। भेजने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस बातचीत में कोई मूल्य जोड़ रहा हूं? ये तो किया जा सकता है। अगर आपको कोई जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो उसे सिर्फ आगे बढ़ाने के बजाय उसके बारे में अपनी राय या संदर्भ जोड़कर भेजें। इससे संदेश का मूल्य बढ़ता है। और क्या? दूसरी आदत है अपनी डिवाइस और क्लाउड स्टोरेज की नियमित सफाई करना, जैसे आप घर की सफाई करते हैं। बिल्कुल। पुरानी तस्वीरें, सालों पुराने वीडियो और वो सारे अनावश्यक संदेश जो आपने कभी दोबारा नहीं देखने हैं, उन्हें डिलीट करें। मेरी गैलरी के 90% स्क्रीनशॉट्स। वो एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकते हैं। हर एक फाइल जो सर्वर पर स्टोर होती है वो ऊर्जा की खपत करती है। और उन न्यूज़लेटर्स और प्रमोशनल ईमेल्स का क्या, जो हम कभी नहीं पढ़ते? उनसे तुरंत अनसब्सक्राइब करें। हर प्रमोशनल ईमेल जो आपके इनबॉक्स में आता है और बिना पढ़े डिलीट हो जाता है, उसका एक कार्बन फुटप्रिंट होता है। उसे आने से ही रोक देना बेहतर है। ये तो बहुत आसान है करना। हाँ, एक और छोटी सी आदत है भेजने से पहले बड़ी फाइलों जैसे तस्वीरों या वीडियो को कंप्रेस करना। छोटी फाइलें कम डेटा इस्तेमाल करती हैं और कम ऊर्जा की खपत करती हैं। स्रोतों में एक सुझाव था जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, सप्ताह में एक नो व्हाट्सएप डे आजमाना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा डरावना भी लगता है और आकर्षक भी। ये डिजिटल डिटॉक्स का एक बेहतरीन तरीका है। ये न केवल आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, बल्कि आपको ये एहसास भी दिलाएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पर कितने निर्भर हैं। सही बात है। लेकिन इन सब आदतों के मूल में एक सोच है जिसे बदलना जरूरी है। वो क्या है? हमें डेटा को एक संसाधन मानना होगा, न कि कोई डिस्पोजेबल चीज जिसे हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल और बर्बाद कर सकते हैं। पानी की तरह, बिजली की तरह। बिल्कुल। डेटा भी एक कीमती संसाधन है और इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो बात एक छोटी सी चुड़ से शुरू हुई थी, रोज सुबह आने वाले व्हाट्सएप मैसेज की। और अब हम समझ रहे हैं कि हमारी ये छोटी छोटी डिजिटल आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव डाल रही हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत परेशानी का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी का सवाल है। एकदम सही। ये व्यक्तिगत आदतों से शुरू होता है, लेकिन इसका असर पूरे ग्रह पर पड़ता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी ऑनलाइन दुनिया और हमारी असल दुनिया अलग अलग नहीं है। एक का असर दूसरे पर पड़ता है। हाँ, चाहे वो हमें दिखाई दे या ना दे। तो इस बातचीत को हम किस अंतिम विचार के साथ छोड़ सकते हैं ताकि श्रोता इस पर और सोच सकें? मेरे ख्याल से सबसे शक्तिशाली विचार ये है कि हमें अपने डिजिटल व्यवहार को अपने नागरिक व्यवहार का ही एक हिस्सा मानना होगा। मतलब? जैसे हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकते या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, वैसे ही हमें डिजिटल दुनिया में भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना होगा। हर क्लिक, हर टैप, हर फॉरवर्ड की एक कीमत है, सामाजिक भी और पर्यावरणीय भी। और अब समय आ गया है कि हम उस कीमत के बारे में सोचना शुरू करें। बिल्कुल, अब समय आ गया है कि हम उस कीमत को समझें और जिम्मेदारी से काम करें।